कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर, बल्कि लास्ट बट वन कहेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? वास्तव में जो इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे समझ में आती है, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल्स वो परपथ होते हैं जिनमें बड़ी धाराओं का अध्ययन हम करते हैं, वोल्टेज और धाराएं हाई होती हैं, तो उसे हम सामान्यतः इलेक्ट्रिकल परपथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं जिसमें बहुत कम धाराओं वाली उपकरणों का इस्तेमाल होता है, उनका अध्ययन होता है। इसमें ट्रांजिस्टर्स आते हैं, आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आती हैं, ये सारी चीज़ें, आईसीज आती हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो परिपथ है ये भी दो प्रकार का परिपथ होता है। दो प्रकार का परिपथ, एक तो हुआ समरूप यानी एनालॉग। एनालॉग परिपथ उसे कहते हैं जिसमें कि धारा या वोल्टेज का मान कंटिन्यूअसली परिवर्तित होता है, उसका मान एकाएक नहीं बदलता बल्कि धीरे धीरे बदलता है और हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच के सभी मानों को ग्रहण करता है। जैसा आपने देख लिया, ये एसी हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ी है और उसका एक बना हुआ है ये ग्राफ। इसका हाईएस्ट वैल्यू 10 वोल्ट है, मान लिया वोल्टेज है 10 वोल्ट की हाईएस्ट वैल्यू है और मिनिमम ये इधर 0 है। इसी तरह नीचे की तरफ ये दूसरी दिशा में भी उतने हैं। ये 10 और 0 के बीच में बदलता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर ऐसे ही घटता जाएगा, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरह से 0 तक। अब यहाँ पर ये जो बढ़ने और घटने का क्रम है, ये इस बीच की सारी वैल्यूज़ को एक ग्रहण करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 0 के बाद 1 ना आए और 2 आ जाए, या 3, 4 ना आए और 10 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंटिन्यूअस चेंज होगा, सारी वैल्यूज़ को, सारे मान को ये ग्रहण करता है। यानी 0 से लेकर 1, 2, 3 और 10 तक जाएगा, फिर 10 से घटेगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर उसके बाद दूसरी तरफ ऐसे बढ़ेगा। यानी इसमें सारे मान परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसे हम कहते हैं एनालॉग परपथ। जैसे हमारे घरों में ऐसी बिजली लगी हुई है, वो 0 से लेकर के और 220 वोल्ट के बीच में बदलती रहती है, बल्कि 220 क्या, वो यानी 306 वोल्ट के करीब बदलती रहती है। इसी तरह से एक दूसरे प्रकार का भी परपथ है जिसमें केवल 2 ही वैल्यू हो सकती है, उसे हम डिजिटल वैल्यू कहते हैं। या तो हाईएस्ट वैल्यू होगी या लोएस्ट वैल्यू होगी, बीच में कोई मान नहीं होगा। वोल्टेज 0 रहेगा, फिर एक 10 हो जाएगा, फिर 10 के बाद 0 हो जाएगा, 0 है, फिर 10 हो गया, फिर 0 हो गया। यानी या तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी या इसकी लोएस्ट वैल्यू होगी, बीच की कोई भी इसमें वैल्यू नहीं होगी। हमारे पास एक डिजिटल का एक उदाहरण है, हमारा घर का ये लगने वाला स्विच को या तो हम ऑन करेंगे या तो ऑफ करेंगे, दोनों बात नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना ऑन रहे ना ऑफ रहे, बीच में रहे, या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, 2 ही वैल्यूज़ हैं उसकी। इस प्रकार का जो सर्किट्स है उसे हम डिजिटल सर्किट कहते हैं। अब जो डिजिटल सर्किट है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहता है, इसलिए डिजिटल सर्किट्स का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। एक तो डिजिटल सर्किट से जो हमारे आईसीज हैं, जो हमारी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके आधार पर हमारे कंप्यूटर्स हैं और हमारे कैलकुलेटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये सारे काम करते हैं, उसकी जो सर्किट का फैब्रिकेशन है, उसका जो निर्माण है वो आसान रहता है। दूसरे डिजिटल सर्किट्स के पार्ट्स हैं, डिजिटल सर्किट्स है, वो सस्ता है, सरल है, सुलभ है, इसलिए डिजिटल सर्किटों का ही इस्तेमाल हम करते हैं। डिजिटल सर्किट्स का ये बात तो स्पष्ट हो गई कि एक हुआ जिसमें बहुत सारे मान प्राप्त कर सकता है कोई वोल्टेज या करंट, और एक हुआ जिसमें केवल 2 ही मान हो सकता है, ज़्यादा और कम, ज़्यादा और कम, यानी हाई और लो, 2 ही वैल्यू हैं, कोई दूसरी वैल्यू नहीं। यहाँ पर ये जो हाई और लो है इसको हम किसी भी तरह से प्रकट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ये हाई है, ये लो है,
या कह सकते हैं ऑफ है या ऑन है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इसके पहले की डिजिटल के बारे में और हम पढ़ें, हम कुछ संख्या पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने संख्या पद्धति, जो मुख्य संख्या पद्धति है जिसके संपर्क में हैं हम, वो दशमलव पद्धति है, डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डेसिमल सिस्टम होता है उसके जो डेसिमल में 10 संख्याएं होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और सारी की सारी संख्या इन्हीं 10 संख्याओं से बनती है। यानी इनकी संख्याओं का आधार 10 है, क्योंकि ये 10 हैं, इसलिए इसको हम डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें अगर हमारे पास ये लिखा हुआ हो 3 × 10 है इसमें, इसलिए 10 की पावर 2, 2 × 10 की पावर 1, 5 × 10 की पावर 0। अब ये 10 की पावर में लिखा गया है, इसका मतलब ये जानते हैं क्या है, ये स्थानीय मान है इनके, ये है 300, ये है 20, 10 की घात 1 का मतलब 10, और 10 की घात 0 का मतलब 1, ये है 5, और इसलिए संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई 325। तो हमारा इसकी जो 325 है वो 10 की पावर में लिखा गया है, इसके स्थान से इसका स्थान 10 गुना है, इसलिए कहते हैं ना ये इकाई है और ये दहाई है। दहाई का मतलब इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, इसका जो स्थान है इसका 10 गुना पर है। इसीलिए देखिए यहाँ 10 की पावरों में प्रकट किया गया है, जो भी पावरें हैं वो 10 की लगी हैं, इसीलिए इसको हम दशमलव पद्धति या डेसिमल सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पद्धतियाँ तो और भी कई हैं, लेकिन जो दूसरी पद्धति है जिसका इस्तेमाल हम करते रहते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं दो आधारी पद्धति, जिसे हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का ये मतलब हुआ कि जो बाइनरी है, बाई माने 2, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 होगा और 1 होगा, 2 ही तो होंगे, 0 और 1। अब जितनी भी संख्या बनेगी इन्हीं 0 और 1 से ही बनेगी, 0 और 1। बाइनरी में केवल 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 8 डिजिट्स हैं जिससे सब बनेगी। अगर इसको हम अपनी संख्या के रूप में करना चाहें तो 0 से 0 होगा, 1 से 1 होगा, और अगर 2 करना होगा तो फिर इसको लिखेंगे 0, 1। अगर 3 लिखना होगा तो इसको लिखेंगे 1, 1। 4 लिखना होगा तो लिखेंगे 1, 0, 0। 5 लिखने होगा तो लिखेंगे 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 7 हो गए। ये लिखा जाएगा केवल 0 और 1 से ही ये सारी संख्याएं बनेंगी। इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम में 0 और 1, इस 0 और 1 के हमारे कई अर्थ हैं। यहाँ अगर चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई। तो हम इस जो डिजिटल हमारी सर्किट्स हैं उसमें हाई वैल्यू को हम 1 कह सकते हैं और लो वैल्यू को 0 कह सकते हैं। या इसी तरह से डिजिटल सर्किट्स में अगर स्विच ऑन है तो हम उसको 1 कह सकते हैं, स्विच ऑफ है तो 0। तो केवल बाइनरी नंबर से ही हम ये सूचनाओं को प्रकट कर सकते हैं। ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। इसके बीच में कोई संख्या नहीं है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ये हुआ हमारा बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा डिजिटल प्रपथ होता है उसको बाइनरी नंबर में प्रकट करना आसान रहता है। ये तो हो गया हमारी संख्या पद्धति। इन संख्या पद्धतियों के अलावा भी संख्याएं हैं। एक संख्या होती है जिसमें 1 से लेकर 7 तक कुल 8 रहते हैं, वो हमारा अष्टक है। इसी तरह से ऑक्टल के अलावा एक होता है हेक्साडेसिमल, जिसमें 16 संख्याएं होती हैं, 9 के बाद फिर ABCD इस तरह करके। लेकिन हमारे यहाँ डेसिमल सिस्टम तो वो है जिसमें हम सारा अपना काम चलाते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपने हम जो काम करते रहते हैं वो इस पद्धति में करते हैं, वही हमारी पद्धति है। लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है
चूँकि डिजिटल प्रपत्र, एक दूसरी पद्धति को भी हम याद रखेंगे, वो है बाइनरी सिस्टम या दो आधारी पद्धति। अब बाइनरी सिस्टम अब आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका गुणा भाग जोड़ घटाना अब आपके यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो करनी ही है कि यहाँ पर हम इसी बाइनरी सिस्टम का उपयोग करते हैं। अभी डिजिटल प्रपत्र में के पढ़ने के पहले हम इस डिजिटल प्रपत्र में हम एक स्पेशल बीजगणित का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं बूलियन बीजगणित। उस बूलियन बीजगणित के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। बूलियन बीजगणित तो बूलियन बीजगणित, बूलियन अलजबरा, बूलियन अलजबरा एक विशेष तरह का की बीजगणित है। इस बीजगणित में केवल जो संक्रियाएं हम प्रयोग करते हैं वो गणित की संख्याओं का इस्तेमाल हम नहीं करते। इसमें जो बूलियन चर हैं, उन बूलियन चरों का जो संयोग है वो तर्कों पर निर्भर करता है, लॉजिकल संबंध होते हैं। बूलियन चरों के संयोग और उनके निष्कर्ष में लॉजिकल संबंध होता है। लॉजिकल संबंध का ये मतलब हुआ कि वो तर्कों पर आधारित है, वो प्लस माइनस धन ऋण पर आधारित नहीं है। अब तर्कों का ऐसा समझ लें आप, एक छोटा सा उदाहरण कि पहली चीज़ तो इसमें दो ही बूलियन बीजगणित में, क्योंकि ये लॉजिकल गणित है, तो जो इसके चर हैं, बूलियन चर के योग का निष्कर्ष तर्कों पर आधारित है, तर्कों पर आधारित है। अब एक तो छोटा सा उदाहरण है, सिंपल सा। तर्क का मतलब है कि उसमें कोई गणित नहीं काम देगी। जैसा मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं और आपको सब्जी खरीदनी है और वहाँ पर प्लास्टिक का झोला नहीं मिलता, तो आप बाजार जाएंगे, एक झोला लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे और तब सब्जी खरीद पाएंगे। और सब्जी जो खरीदेंगे, खरीद पाना, वो मान लीजिए वाई है। आप बाजार गए, उसको हम ट्रू कह सकते हैं या उसको 1 कह सकते हैं। अगर हम बाइनरी नंबर में प्रकट करें तो 1 गए, नहीं गए तो 0। और हमारे पास झोला भी था, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, नहीं खरीद पाएंगे सब्जी। इसमें कोई धन और ऋण नहीं है, सब्जी नहीं खरीद पाएंगे। हम बाजार तो गए, हमारे पास झोला नहीं था, पैसा था, नहीं लाएंगे सब्जी, क्योंकि झोला बाजार में मिलना नहीं है। हम बाजार गए ही नहीं, हमारे पास झोला भी रखा था, पैसा भी था, तब भी नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं ले पाएंगे। हम बाजार भी जाएं, झोला भी रहे, पैसा भी रहे, और तभी हम सब्जी खरीद पाएंगे। यानी ये जो निष्कर्ष है, ये बूलियन चर हैं। जो घटनाएं घट रही, जो हो रहा है, ये बूलियन चर मानिए, ये उसके निष्कर्ष मानिए। तो ये जो बूलियन बीजगणित है, उसके चरों के का योग का निष्कर्ष
तर्कों पर आधारित है, वो प्लस माइनस पर आधारित नहीं है। इसी को कहते हैं बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित की जो संक्रियाएं हैं वो 3 संक्रियाएं बूलियन बीजगणित में होती हैं। तो बूलियन बीजगणित के 3 संक्रियाएं होती हैं, 3 संक्रियाएं। वो 3 संक्रियाएं मुख्य संक्रियाएं हैं, उनको कहते हैं आर। संक्रिया आप समझते हैं, संक्रिया हम जानते हैं। संक्रिया कहते हैं ऑपरेशन, क्रिया, परिवर्तन करने का काम। जैसे गणित में प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब जो हैं ये संक्रियाएं हैं। इसी तरह से बूलियन बीजगणित में भी 3 संक्रियाएं होती हैं, 3 संक्रिया। तीन ऑपरेटर्स होते हैं। एक को कहते हैं, एक संक्रिया का नाम है आर संक्रिया। आर संक्रिया, आर ऑपरेटर, ये काम करता है बूलियन चरों पर काम करता है। आर संक्रिया, आर संक्रिया में है क्या? आर संक्रिया में इसका जो व्यंजक है, यानी इसमें जो वेरिएबल्स हैं, निवेशी वेरिएबल और निर्गत वेरिएबल के बीच जो संबंध होता है, लॉजिकल संबंध, उसको आर संक्रिया किस तरह प्रकट करता है। तो उसका जो व्यंजक है, इनके संबंध है, व्यंजक इसका एक्सप्रेशन आर संक्रिया का यह है। मान लीजिए 2 बूलियन चर हैं, ए है, ए आर बी इक्वल्स वाई। ये निष्कर्ष है, ये 2 चर इनपुट हैं, ये आउटपुट है। इसको हम अगर सूत्र में लिखेंगे तो लिखेंगे ए आर बी, प्लस की तरह आर बनाया जाता है, ये इक्वल्स वाई। ये इनपुट हैं जिसको कहते हैं निवेशी, और ये निर्गत जो हमें प्राप्त होता है इस संक्रिया में, जो हमें प्राप्त होता है। तो ये इनपुट चर हैं, ये आउटपुट चर है। इनपुट और आउटपुट चर स्पष्ट हो रहा होगा। जैसे हम लोगों ने अगर शुद्ध गणित की संक्रिया को देखें तो गणित की शुद्ध संक्रिया में गणित की अगर शुद्ध संक्रिया को देखें तो 3 4 बराबर कितना होगा? ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो जब तक इसकी संक्रिया का पता नहीं होगा तब तक इसका निष्कर्ष का भी पता नहीं होगा। यहां पर अगर इसको लगाया तो ये 7 हो जाएगा, अगर यहां पर इसको लगाया तो ये -1 हो जाएगा, अगर यहां पर आपने ऐसे लगा दिया तो ये 3/4 हो जाएगा। राइट? ये निर्गत है, ये आउटपुट है, ये इसका निष्कर्ष है, और ये इसके चर हैं, और ये संक्रिया है। लेकिन ये जो संक्रिया है, ये मैथमेटिक्स की संक्रिया है, ये गणित की संक्रिया है। हमको गणित की संक्रिया नहीं बल्कि ये 3 संक्रिया बूलियन बीजगणित की पढ़नी है। तो बूलियन बीजगणित की पहली संक्रिया है आर संक्रिया। आर संक्रिया का जो व्यंजक है, जो सूत्र है, वो ये है, ये व्यंजक है ए आर बी इक्वल्स वाई। इसको ऐसा पढ़ते हैं कि ये उसके ऊपर आर संक्रिया लगेगी, बी इक्वल्स वाई। ये निवेशी है और उसका जो निर्गत हमको प्राप्त होगा वो वाई प्राप्त होगा। तो
तो ये इस तरह से ये आर संक्रिया का ये व्यंजक हुआ ARB इक्वल्स वाई। इसको हम सूत्र में इस तरह लिखेंगे ARB इक्वल्स वाई, यानी ए और बी का निवेश करेंगे तो वाई हमको प्राप्त होगा। तो ये हो गई पहली संक्रिया। एक दूसरी संक्रिया है जिसको कहते हैं एंड संक्रिया। एंड संक्रिया, एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर कहते हैं संक्रिया को। यह है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का जो व्यंजक है, जो सूत्र है, वो है ए एक वेरिएबल है, ए एंड बी इनपुट इक्वल्स वाई, इक्वल्स वाई। अब इसमें देखिए ये एंड के लिए एक गुणे का चिन्ह बनाते हैं, तो ये हो गया ए एंड बी इक्वल्स वाई। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये दूसरी संक्रिया है बूलियन बीजगणित की। और बूलियन बीजगणित की एक तीसरी संक्रिया है जिसे कहते हैं नॉट। नॉट संक्रिया निगेशन, यानी अगर इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, और आउटपुट और निगेट नहीं लगाएंगे तो आउटपुट मिलेगा। इस तरह की संक्रिया है। इसका जो नॉट संक्रिया है उसका जो व्यंजक है वो है ए नॉट ए इक्वल्स वाई। इसमें नॉट ए इक्वल्स वाई। नॉट ए का मतलब ये नॉट लग गया, इसके ऊपर बार लगाया और ये वाई के बराबर है। यानी ये अगर इनपुट रहेगा तो आउटपुट 0 रहेगा, इनपुट नहीं रहेगा तो आउटपुट रहेगा। तो ये तीन मुख्य संक्रियाएं हैं और ये इन संक्रियाओं के व्यंजक हैं। लेकिन इन संक्रियाओं की सत्य सारणी क्या होगी? सत्य सारणी क्या चीज़ है? ये जो विभिन्न संयोग हैं इनके, इन संक्रियाओं के जो विभिन्न इनपुट्स हैं उनके अलग अलग निर्गत प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम सत्य सारणी कहते हैं। सत्य सारणी इसलिए कहते हैं क्योंकि होगा तो उसे सत्य कहते हैं, नहीं होगा तो असत्य कहते हैं। बूलियन ने सत्य और असत्य शब्द प्रयोग किया, ट्रू एंड फॉल्स, इसीलिए उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल कि क्या होगा तो ट्रुथ होगी और क्या नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ अगर ये है तो यह है ट्रू, अगर ये नहीं है तो यह है फॉल्स, अगर ये हुआ तो यह हुआ ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। इसलिए विभिन्न निवेशों का जो निर्गत प्राप्त होता है उसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। अब ये हम तीन संक्रियाएं हैं, तीनों के ट्रुथ टेबल देख लें। इन्हीं ट्रुथ टेबल के आधार पर फिर हम जो हमारे गेट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। तो आर की सत्य सारणी, सत्य सारणी, सारणी माने हम जानते हैं तालिका, टेबल। आर की ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। आर के ट्रुथ टेबल को प्राप्त करने के लिए विद्युत का इलेक्ट्रिकल एक परपथ का हम प्रयोग करते हैं, और इलेक्ट्रिकल परपथ के जो निष्कर्ष हैं वो इस संक्रिया के सारे रिजल्ट हमको देती है। इसको प्राप्त करने के लिए हमने विद्युत परपथ बनाया। ये एक विद्युत परपथ है,
इसमें एक स्विच लगा है, फिर एक स्विच और लगा है, यहाँ पर हमको जो काम करना है, मान लिया यहाँ पर हमको बल्ब जलाना है, और ये जो बल्ब है इसका जलना ही हमारा निर्गत है, यही हमारा उद्देश्य है। ये जो इनपुट है ये दो हैं। इनपुट वो है जो संक्रियाएं हम करते हैं, क्योंकि ये विद्युतीय है तो इसमें हम स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे, इसी से विद्युत धारा बहेगी, इसलिए यही है हमारा इनपुट। एक को ए माना, एक को बी माना, और जो निष्कर्ष मिलेगा वो हमारा बल्ब का जलना है, वाई। इसलिए आर संक्रिया की ट्रुथ टेबल इससे प्राप्त होगी। अब आप ध्यान से देखें, हमारे पास दो इनपुट मान लीजिए हैं, एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, और फिर उसका निष्कर्ष है वाई। ये निर्गत है, ये दोनों इनपुट हैं, ये वाई आउटपुट है। अगर हमने इन दोनों को खुला रखा, खुला रखा का मतलब फाल्स, क्योंकि ट्रुथ टेबल है तो इसमें ट्रू और फाल्स प्रयोग करते हैं। ये फाल्स तो ये फाल्स रहेगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं, बजाय ट्रुथ और फाल्स लिखने के हम उसको अंकों में प्रकट कर सकते हैं। फाल्स का मतलब 0 और ट्रुथ का मतलब, ट्रू का मतलब 1। बल्ब अगर जल रहा है तो 1, बुझा है तो 0। किसी बिजली की धारा बह रही है तो 1, नहीं बह रही तो 0। वोल्टेज है तो 1, नहीं है तो 0। तो हम 0 1 से ही इस दोनों चीज़ों को प्रकट कर सकते हैं। डिजिटल में दो ही चीज़ है, या तो हाई लेवल है, लो लेवल है, इसलिए 1 और 0 से हम प्रकट कर सकते हैं। यहाँ भी इस बुलियन बीजगणित में भी चूंकि दो ही चीज़ है, या तो होगा या नहीं होगा, ये केवल दो ही संक्रियाओं के दो ही निष्कर्ष हैं, यस आर नो, ट्रू आर फॉल्स। इसलिए उसको भी हम दो डिजिट से प्रकट कर सकते हैं, 0 और 1। तो ये ऑफ है, ये भी ऑफ है। आपको पता है क्या होगा, करंट जाएगी नहीं, बल्ब जलेगा नहीं, इसलिए निर्गत भी 0 ही होगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। हमने अभी ए को जोड़ दिया और बी को खुला रखा। अगर ए को जोड़ दिया तो ये इधर से करंट होकर जाएगी और बल्ब जल जाएगा। तो एक को हमने स्विच ऑन कर दिया है, इसलिए 1 रहेगा, दूसरा वाला नहीं ऑन है, बल्ब जलेगा। अब हमने पहले वाले को, ए को ऑफ कर दिया, इसको जोड़ दिया, फिर भी बल्ब जल जाएगा। अब हमने दोनों को जोड़ दिया तो भी बल्ब जल जाएगा। आर संक्रिया की ये सत्य सारणी है, ट्रुथ टेबल है। जहाँ भी आर संक्रिया काम करेगी वहाँ यही रिजल्ट हमको मिलेगा, इन इनपुटों का ही होगा। अगर एक भी 1 है तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। इस संक्रिया में एक भी अगर 1 है तो हमको आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये तो होगा हमारा आर की सत्य सारणी। बस ऐसी ही एंड की सत्य सारणी, एंड संक्रिया की भी सत्य सारणी। एंड संक्रिया के सत्य सारणी के लिए भी ऐसा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाते हैं, उसके जो निष्कर्ष हैं उसी से हमको सत्य सारणी प्राप्त हो जाती है। एक स्विच ये लगा है, एक स्विच ये लगा है, फिर यहाँ पर ये बल्ब जलाएगा और ये जुड़ा हुआ है। ये दोनों स्विचेस का ऑन करना, ऑफ करना, यही ए और बी है, राइट। अब देखिए, जो इसका निष्कर्ष है, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसमें समांतर क्रम में, आर में समांतर, आर का समझते हैं, ये है आर, ये एंड माने यह भी और यह भी।
तो ये ए और बी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसलिए इसकी सत्य सारणी को प्राप्त करने के लिए ए बी और इसका निष्कर्ष क्या आएगा। हमने दोनों को अगर 0 रखा, दोनों ऑफ है, तो फिर बल्ब जलने का सवाल नहीं है क्योंकि करंट जाने का यहाँ रास्ता ही नहीं है, नहीं चलेगा। हमने इसमें एक को जोड़ दिया लेकिन बी को खुला रखा। बी को खुला रखेंगे तो भी करंट नहीं जाएगी और इसलिए बल्ब नहीं चलेगा। अब हमने इसको जोड़ दिया, इसको खुला रखा, इसको खुला रखा, इसको जोड़ दिया, इसलिए तब भी नहीं जाएगी, राइट। अब हमने दोनों को जोड़ दिया और तब बल्ब जलेगा। इसका मतलब जो एंड की सत्य सारणी है उसमें कोई भी एक के इनपुट होने से, 1 होने से बल्ब नहीं चलेगा, यानी y 1 नहीं होगा। y के 1 होने के लिए सारे इनपुटों का 1 होना आवश्यक है। यह हो गई R की सत्य सारणी। अब हमारे पास एक और आता है बूलियन संक्रिया और वो है नॉट। नॉट नाट की सत्य सारणी। नाट की सत्य सारणी भी इसी तरह के इलेक्ट्रिकल पर्पज से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। बल्ब, ये आपका स्विच है, ये बल्ब सेल है, एक स्विच है, ये और ये बल्ब है। ये ए है, क्योंकि एक ही स्विच है तो ए रहेगा, एक ही इनपुट रहेगा। ये ऑफ है, ए नाट। ए नाट का मतलब वाई जो होता है नाट ए होता है, इसलिए नाट ए मिलेगा। अब ए 0 है, अगर इसको हमने ऑफ रखा तो करंट इधर से जाएगी, बल्ब के अंदर से जाने का मार्ग है और बल्ब जलेगा। तो नॉट ए बराबर 1। अगर ये 0 तो नॉट ए बराबर 1 होगा, क्योंकि ये स्विच ऑफ रहेगा तो करंट जाने का रास्ता है। हमने इसको ऑन कर दिया। जब आपने इसको ऑन कर दिया तो यहाँ तो रेजिस्टेंस रहता है, करंट इधर से क्यों जाएगी। जब ये शॉर्ट हो गया, करंट के जाने का सीधा रास्ता हो गया, तो वहाँ नहीं जाएगी करंट। इसलिए जब ए 1 रहेगा तो फिर बल्ब से करंट नहीं जाएगी और बल्ब नहीं जलेगा। इसमें एक ही इनपुट रहता है, एक ही आउटपुट रहता है, और इस प्रकार से जब ये रहता है तो ये नहीं मिलेगा और ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। तो ये हो गए हमारे 3 संक्रियाएँ। इन्हीं 3 संक्रियाएँ जो बूलियन बीजगणित की हैं, इन्हीं संक्रियाओं के आधार पर 3 मूल गेट बनाए गए हैं। गेट जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स। अब गेट्स क्या हैं? ये डिजिटल गेट्स हैं जिन्हें कहते हैं हम तर्क द्वार। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो इन्हीं संक्रियाओं के आधार पर काम करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हमें ये सत्य सारणी मिलती है उन्हें हम गेट्स कहते हैं। तो गेट्स वो इलेक्ट्रॉनिक परपथ हैं
जो इनपुट और आउटपुट, जिनके आउटपुट और इनपुट के संबंध तर्क संगत होते हैं, तर्कों पर आधारित होते हैं, उन्हें हम गेट्स कहते हैं। तो लॉजिकल गेट्स। तर्क द्वार ये वे इलेक्ट्रॉनिक परपथ हैं जिनके निवेशी और निर्गत संकेत तर्कपूर्ण संबंधों पर आधारित होते हैं, और ये जिस तरह से बूलियन के 3 संक्रियाएं हैं उन्हीं पर आधारित ये 3 गेट बनाए गए हैं। तो लॉजिकल गेट ये 3 हैं, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक उसी प्रकार जैसे आर की संख्या जो तर्क सत्य सारणी है वही इसकी सत्य सारणी है, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1। इसी प्रकार से एंड की जो सत्य सारणी हम लोगों ने निकाली है, एंड संक्रिया की और नॉट संक्रिया की। अब इन गेट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कैसे प्राप्त करते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं? तो आर गेट को संकेत है उसका, आर गेट का ये संकेत है, देख रहे हैं, ये तो इसका संकेत है, और ये इसका व्यंजक है, ए आर बी इक्वल्स वाई, ये इसका व्यंजक है। और इसको प्राप्त करने के लिए इसके अंदर जो रचना है वो ये रहती है। ये 2 D1 D2 आदर्श डायोड हैं जो इस तरह से लगाए गए हैं, अंदर की ओर हैं, पी इनका यहाँ है और एन इनका अंदर की ओर जोड़ा गया है। फिर एक रेजिस्टेंस जोड़ करके अर्थ कर दिया गया है, और इसी रेजिस्टेंस के ऊपरी सिरे से हम निर्गत प्राप्त करते हैं। 5 वोल्ट की ये बैटरी है जिससे इसको हम इनपुट देंगे। अब ये सत्य सारणी इससे कैसे प्राप्त होती है, इसके कैसे कैसे संयोग हम करते हैं। ए और बी को हमने अर्थ कर दिया, जब इन दोनों का अर्थ कर देंगे तो ये अर्थ है, इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं है, कोई भी धारा नहीं बहेगी, इसलिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, y बराबर 0 रहेगा। जब A 0 B 0 अर्थात दोनों अर्थ हैं तो y बराबर 0 होगा। यदि हमने A को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया लेकिन B को नहीं जोड़ा तो B का कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन A से होकर के धारा बहेगी, ये धारा आ रही है। जब A से होकर के धारा बहेगी तो इस R में विभव पतन होगा, इधर से धारा इधर को जा रही, इसलिए यहाँ ऊंचा विभव होगा, यहाँ नीचा विभव। चूँकि आदर्श डायोड है इसलिए 5 वोल्ट की जो लगाया है बैटरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 वोल्ट होगा, यहाँ 0 वोल्ट होगा, तो 5 वोल्ट हमको प्राप्त होगा, अर्थात हमको निर्गत प्राप्त होगा y = 1। तो ए बैटरी से जुड़ा है, बी अर्थेड है, तो ए बराबर 1 और बी बराबर 0। D1 अगर अभिनत होगा उसमें धारा बहेगी और R में विभव पतन होगा, यानी y बराबर 5 वोल्ट हमको यहाँ प्राप्त होगा। इसको लिखते हैं y बराबर 1। जब वोल्टेज मिलता है तो उसको 1, नहीं मिलता तो 0। इसी तरह से जब हम B को जोड़ेंगे, इसको खोल देंगे तो इसमें चालन नहीं होगा लेकिन इसमें होगा, फिर वही विभव पतन होगा। यहाँ जब विभव पतन होगा तो यहाँ हाई वोल्ट होगा, यहाँ लो वोल्ट होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट होगा 3 वाले में। पुनः D2 अभिनत होगा, R में विभव पतन होगा और R में विभव पतन होगा और y बराबर 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। जब दोनों को हम जोड़ देंगे अर्थात A भी 1 B भी 1, दोनों में अगर अभिनति लगेगी, धारा बहेगी, फिर वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, विभव पतन, और यहाँ पर हमको 5 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा अर्थात y बराबर 1। ये हुआ हमारा आर गेट। ये आर गेट का सर्किट है, कैसे होता है अंदर, कैसे रचना होती है आर गेट की और कैसे यह कार्य करता है, हमको ये सत्य सारणी कैसे से प्राप्त हो जाती है। ये हो गया आर गेट के बारे में। अब आइए एंड गेट को देखते हैं। एंड गेट में ये तो उसकी सर्किट है, ये उसका सिंबल है, और ये A एंड B = y, ये उसका व्यंजक है। इसकी ये रचना है।
इसमें भी डायोड ही लगे हैं D1 D2, लेकिन ये उल्टे लगे हुए हैं, आर गेट से बिल्कुल उल्टे लगे हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, जबकि उसमें बैटरी नहीं लगी हुई है। अब इसमें ये कैसे कार्य करता है, कैसे ये सत्य सारणी हमको प्राप्त होती है। हमने इन दोनों को अर्थ कर दिया, इसको अर्थ कर दिया, ये अर्थ पॉइंट है। जब इसको अर्थ कर देंगे तो इस बैटरी से धारा बहेगी, क्योंकि ये दोनों अगर अवनत होंगे, दोनों में चालन होगा। यहाँ पर धारा बहने से विभव पतन होगा, यहाँ 5 वोल्ट जुड़ा है तो यहाँ 0 होगा, इसलिए वाई पर हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो जब दोनों को हमने अर्थ कर दिया तो इस बैटरी के कारण से सी पर 0 वोल्ट मिलेगा, यानी वाई बराबर 0। अब नंबर 2, हमने ए को 5 वोल्ट से जोड़ा। जब इससे जोड़ देंगे तो ये उल्टा जुड़ेगा, पश्चाभिन्नत होगा, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी D1 में, लेकिन D2 में धारा इस बैटरी के कारण से बहेगी, अर्थ हो जाएगी, क्योंकि ये तो अर्थ से जुड़ी हुई है, ये इस बैटरी से जुड़ी है, इसमें चालन होगा और इसके कारण इसमें विभव पतन होगा। फिर हमको यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ 5 जुड़ा है, तो पतन होने पर यहाँ 0 हो जाएगा। अब अगर हमने इसको इससे जोड़ दिया, इसको अर्थ कर दिया, तो फिर इसका चालन होगा, फिर हमको 0 मिलेगा, वही से ही। और अगर हमने दोनों को इससे जोड़ दिया, जब हमने दोनों को इससे जोड़ देंगे तो दोनों में चालन नहीं होगा। जब चालन नहीं होता तो धारा भी नहीं बहती, धारा नहीं बहती तो विभव पतन नहीं होता। जितना विभव यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, अर्थात y बराबर 1। तो इस तरह से ये दोनों गेट यानी जो बनाए गए हैं, किस तरह से हम इस सत्य सारणी को यहाँ प्राप्त करते हैं। इसमें बारी बारी से चालन होता है, और जब दोनों को इससे जोड़ देते हैं तो बिल्कुल चालन नहीं होगा, नहीं चालन होगा तो पूरा वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर उल्टा है, जब इसको हम जोड़ देंगे तो इसका चालन होगा, इसका नहीं होगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का चालन होगा। यहाँ पर दोनों का चालन नहीं होता, तो इस बैटरी के कारण हमको वोल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर यह बैटरी नहीं लगी, इसलिए ये अग्रभिन्नत लगाया गया है। तो ये 2 हमारे तर्क द्वार हैं या लॉजिकल गेट्स हैं। इसके बाद एक और है हमारा गेट, जिसे हम कहते हैं नॉट गेट। नॉट गेट डायोड से प्राप्त नहीं होता, नॉट गेट को हम ट्रांजिस्टर से प्राप्त करते हैं, ट्रांजिस्टर से। अब आइए इस नॉट गेट को देखते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये उसका बेस है, ये इसका इमिटर का बेस है।
अभी नॉट गेट है, ये नॉट गेट का सर्किट है जो ट्रांजिस्टर से हम प्राप्त करते हैं। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन इमिटर मोड में जोड़ा गया है। ये 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ भी जुड़ी है, इसके कलेक्टर पे भी जुड़ी है। जब इसको नहीं जोड़ते, यहाँ पर इसका कनेक्शन नहीं करते, अर्थात ए बराबर 0 है, तो इसको अभिनत नहीं मिलेगी और इसीलिए इसमें चालन नहीं होगा, कलेक्टर परपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, इसलिए आरसी में कोई विभव पतन नहीं होगा। जितने वोल्ट की ये बैटरी जुड़ी है वह उतना वोल्ट ही पी तक आएगा और इसलिए वाई पर 5 वोल्ट का ही विभव हमको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जब ये बराबर 0 है तो वाई पर हमको 1 मिलेगा, अर्थात हमको वोल्टेज मिलेगा। अब हमने ए को बैटरी से जोड़ दिया। जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो ट्रांजिस्टर में चालन होता है, संग्राहक में धारा बहती है, संग्राहक में धारा बहती है, इस परपथ में धारा बहेगी। जब इस परपथ में धारा बहेगी तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ इधर कम वोल्ट होगा, इधर ज़्यादा वोल्ट होगा, धारा इधर से जाएगी और इसीलिए इस पोटेंशियल ड्रॉप के कारण से हमको 0 वोल्ट मिलेगा। जब धारा बहेगी तो इसमें यहाँ पर हमको 0 प्राप्त होगा क्योंकि धारा इस तरह से चलती है। ये आपका एनपीएन है, एनपीएन में धारा इस तरफ से आएगी, इस तरफ से ऐसे ऐसे बहेगी धारा। तो चालन होता है, संग्राहक में धारा बहती है, अतः आरसी में विभव पतन होगा, आरसी में विभव पतन होगा और पी पर 0 विभव मिलेगा। y बराबर 0। इस प्रकार से जिस समय ये लगाते हैं उस समय हमको 0 मिलता है, जब ये नहीं लगाते तो उस समय चालन नहीं होता। जब चालन ही नहीं होगा तो इसमें धारा नहीं बहेगी, इसलिए विभव पतन नहीं होगा, जितना विभव होता मिलेगा। और जैसे ही इसमें हमने जोड़ दिया तो इसको अभिनत मिलेगी, इसमें प्रवाह होना शुरू होगा और धारा इस दिशा में आती है, इसलिए 5 वोल्ट पर है तो 0 वोल्ट पर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे जितने भी ये गेट्स हैं, जो लॉजिकल गेट्स हैं, वे इस तरह से कार्य करते हैं। और जो 3 हमने ये पढ़ी है, इनके सत्य सारणी या ट्रुथ टेबल, इनको इस तरह से हम प्राप्त कर लेते हैं। अब ये तो हो गए मूल गेट, बेसिक गेट्स। इनसे ही मिल करके जैसे एंड को नॉट से मिलाया तो नैंड हो गया, इसी तरह से आर को नॉट से मिला दिया तो नार हो गया। तो इस तरह से 2 गेट्स को मिला करके भी संयुक्त गेट बनाए जाते हैं। उनकी क्या सत्य सारणी होगी और इनसे जो ग्राफ किस तरह इनका हमको प्राप्त होगा, इनको जो हम सत्य सारणी है इसका किस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा, ये हम लोग अगले उसमें करते हैं। बस आज तो इतना ही।